जय हिंद प्यारे बच्चों, आज का सुप्रभात। कक्षा 7 के बच्चे ध्यान देंगे। अभी तक हम लोगों ने आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत में आपने पहले पाठ का अध्ययन किया। पहला पाठ है आपका हम पक्षी उन्मुक्त गगन के शिवमंगल सिंह सुमन के बारे में। उसका अभ्यास प्रश्न पठन कार्य हम लोगों ने समाप्त कर लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले पाठ अगले अध्याय की ओर, जो जिसका नाम है दादी माँ। दादी माँ का पठन कार्य हम आज प्रारंभ करेंगे, जिसमें इसमें कठिन शब्दों के जो अर्थ है उनको हम देखते हुए चलेंगे। और ये दादी माँ जो पाठ है इसको आपने लिखा है शिव प्रसाद सिंह जी ने। इसके लेखक कौन है? शिव प्रसाद सिंह जी। तो हम पठन कार्य प्रारंभ करते हैं आज। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। अनमना सा यानी अनमना यानी बुझे मन से या उदास मन से। तो क्या कह रहे हैं? अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं। मेरे शुभचिंतक, मेरी शुभचिंतक मतलब हित चाहने वाले, मेरा शुभ चाहने वाले, मेरे शुभ के बारे में, मेरी अच्छे के बारे में, मेरे कल्याण के बारे में चिंतक यानी सोचने वाले जो मित्र हैं, वो मुंह पर मुझे यानी मेरे सामने मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं कि ये छुट्टियां आने वाली हैं। और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। सामने तो छुट्टियों की मुझे सूचना देते हैं, लेकिन पीठ पीछे क्या करते हैं? मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता यानी मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता, प्रतिकूल का मतलब है विपरीत। प्रतिकूल का मतलब क्या है? विपरीत या उल्टा। यानी जरा सी प्रतिकूलता से यानी कुछ भी चीजें जो मेरे खिलाफ हो रही हैं, यानी अगर कोई परिस्थिति ऐसी आ गई जिसमें सारी चीजें मेरी आशा के उल्टा यानी विपरीत हो रही हैं, तो उस परिस्थिति में क्या करें लेखक कि जरा सी प्रतिकूलता और कमजोरी होने से मेरा मजाक उड़ाते हैं। अच्छा सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। लेखक क्या कह रहे हैं? अब सोचता हूं कि जो मित्र मेरे साथ किए हैं उन बातों को मैं कभी न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। लेखक क्या कह रहे हैं कि ठीक है, वो जो जैसा सोचते हैं मेरे बारे में, मेरा मजाक उड़ाते हैं, किसी परिस्थिति से मैं घबरा जाता हूँ, ऐसी विपरीत परिस्थिति आने पर मैं परेशान हो जाता हूँ, घबरा जाता हूँ, तो इस स्थिति का वो मजाक उड़ाते हैं। इन बातों को सोच कर लेकर कह रहे हैं कि ठीक है, जाने दो, सोचने से क्या होता है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान। बरबस मीन्स अचानक। बरबस अचानक। बरबस यानी कि अचानक। शरद की शीत किरणों, शरद यानी सर्दी की ऋतु, शीत ऋतु, जाड़े का मौसम, शीत किरणों यानी सुबह की सर्दी के मौसम की जो शीत किरणें हैं, सूर्य की किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। इन सब बातों को किनारे करने पर, दोस्तों की बातों को किनारे करने के बाद कुछ ऐसी चीजें हैं जो शरद ऋतु की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल धुंधली छाया मेरे सामने नाच उठती है। कैसी छाया है वो? मुझे लगता है जैसे कुआर के दिन आ गए हैं। कुआर क्या है? कार्तिक महीने के पहले अक्टूबर का जो महीना है उसे कुआर कहते हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी की पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सीवान से बहकर आए हुए, दूर के सीवान यानी गांव से बाहर सीमा क्षेत्र का जो क्षेत्र है वहां से बहकर आए हुए मोथा और साई। मोथा और साई एक प्रकार की घासें हैं कि अधगली घासें, घेउर और वन प्याज की जड़ें। घेउर सब्जी है, वन प्याज यानी प्याजों की जो किस्में हैं उसकी जड़ें, नाना प्रकार की बरसाती यानी बरसात में उगने वाले नाना प्रकार यानी अनेक प्रकार की बरसाती
घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। यानी पानी रुकने की वजह से जो पानी सड़ने लगता है, सूरज की रोशनी से वो जल जो है क्या होता है, गर्म होता है, उसका वाष्पोत्सर्जन होता है, उसके से भाप निकलने लगता है और पानी कम होने लगता है, सड़ता है। उसकी सड़न से जो गंध उत्पन्न हो रही है, उस गंध के बारे में कह रहे विचित्र गंध छोड़ रही है। रास्ते में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशय में धमाके से कूद रहे हैं। यानी जलाशय में, तालाब में कूद रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं, हर मौसम की अपनी अपनी बात होती है। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले, आषाढ़ में यानी सावन के महीने के पहले आषाढ़ में आम और जामुन यानी जून का जो महीना है उसमें आम और जामुन न मिले, चिंता नहीं। अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले, अगहन में चिवड़ा और गुड़ यानी दिसंबर जनवरी का जो महीना है, जो खिचड़ी के पहले का, तो अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले, दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी, गुड़ में जो दाने वगैरह, मूंगफली के दाने वगैरह मिलाकर लोग पट्टी बनाते हैं, गुड़ की पट्टी ना मिले अफसोस नहीं। पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग बड़े जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। यानी रुके हुए जल में झाग उत्पन्न हो जाता है, वो सड़ता है और उसी जल में कूद के बच्चे क्या नहाते हैं। मैं भीतर हुड़क रहा था, 2-1 दिन ही तो कूद सका था। देखा क्या कह रहे हैं, मैं भीतर हुड़क रहा था, यानी भीतर से मेरे अंदर बुदबुदाहट थी, बेचैनी थी। क्या बेचैनी थी, 2-1 दिन ही तो मैं कूद पाया था, इस बात की। मैं ज्यादा दिन नहीं, सिर्फ 2 दिन कूद पाया था और नहा धोकर उस धूप में, नहा धोकर उस जल में बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है, हल्की बीमारी न जाने मुझे क्यों अच्छी लगती है। यानी हल्की जो बीमारी है वो लेखक को हमेशा कभी ना कभी परेशान करती रहती है, हमेशा उसके पास चिपकी रहती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबुन। लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया। इस बार ज्वर, यानी ज्वर को क्या कहते हैं, बुखार। बुखार, इस बार ज्वर जो चढ़ा वो चढ़ता ही गया। रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे के बाद। रजाई पर रजाई लादते गए, यानी उसको पसीना और लेकर को बुखार छोड़ दे तो वो बुखार रजाई पर रजाई ओढ़ने के बाद रात को 12 बजे के बाद उतरा। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। अगले सुबह दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले सने शरीर पर सफेद किनारीहीन धोती, सन से सफेद, सन एक फसल है जिसके जो फसलें होती है वो सुनहरी हो जाती है, तो सन से सफेद बालों के सिरों पर सद्य, यानी सद्य मिस होता है ताजा ताजा, बिल्कुल नया नया, यानी अभी अभी। सद्य टपके हुए जल की शीतलता, आते ही उन्होंने सर पेट छुए मेरे। आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। आंचल की गांठ, यानी आंचल में गांठ बंधा हुआ था, उसमें क्या था, अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे, यानी किसी जगह स्थान पर वो मत्था टेक आई थी और वहां का जो भभूत या मिट्टी कुछ भी वो लेके आई थी, उसकी मिट्टी मेरे मुंह में डाली और माथे पर लगाया। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, मेरे पास कभी पंखा जलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती। दालचीनी एक मसाला है जिसको बुखार वगैरह में लोग, बुखार की शीतलता, बुखार से शांति प्रदान करने के लिए लोग लगाते हैं माथे पर ठंडक के लिए। तो दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान, यानी बुखार चेक करती है कि नहीं है, हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया। या आज लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती थी मेरी दादी माँ। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे, यानी घरेलू जो उपचार की जो दवाएं हैं उनको 50 दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम करती। हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विसूचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप, सफाई कोई उनसे सीखी।
यानी साफ सफाई। हिंदू धर्म में रीति रिवाज के अनुसार जब इस प्रकार की चीजें होती हैं तो वो घर को लोग साफ सुथरा रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो वो क्या कर रही हैं, लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप सुलगाना, सफाई को उनसे सीख ले। दवा में देरी होती तो मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलास नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती थी, गुस्सा हो जाती थी। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है। मेष, महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, यानी बुखार मुझे अब भी होता है, नौकर मुझे पानी दे देता है। और मेष महाराज यानी जो खाना पकाने वाले रसोइया है वो क्या करते हैं, अपने मन से खिचड़ी या साबू मुझे पकाकर दे जाते हैं। डॉक्टर साहब टाइम से आकर मेरी नाड़ी यानी नब्ज देख जाते हैं। और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। कुनैन मिक्सचर की जो दवा है वो बुखार वगैरह में दी जाती है, वो इतनी कड़वी होती है जिसके डर से लेखक का बुखार भाग जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता है जिसमें मेरी, कहने का मतलब ये क्या है उनका, जिसमें हमारे अपने यानी उनकी जो दादी माँ जिस प्रकार उनकी सेवा करती थी वो ना हो, तो इस प्रकार के बुखार को बुलाने का भी मन नहीं करता है। तो लेखक उन पुरानी चीजों के बारे में कह रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम। किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना है। दिन भर गायब रहती, सारा घर उन्होंने जैसे सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने यानी पड़ोस की आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। वही बुरा न मानना, कोर परोजन का घर ढारा, एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। यानी दादी इतनी व्यस्त रहती है। जानने को तो सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती है। यानी बिना उनके हुए कोई भी कार्य अपने मंतव्य तक पूरा नहीं हो पाता। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा, बाहरी निकसार यानी बाहर जहाँ घर से निकासी का जो द्वार है वहाँ दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी, गुस्सा कर रही थी। देखा, पास के कोने में दुखी रामी की चाची खड़ी है। जिसको डांट रही थी वो कौन था, रामी की चाची। सो न होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे, तेरी आंखों में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी। यानी उसे सूद के साथ रुपए मांग रही है और कह रही है कि तुम्हारी आंखों में शर्म तो है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती। फिर किसी ने पाई न दी, अब लगी है आजकल करने में, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी, ये कह रही है दादी उससे। तो दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई बोली। दूंगी मालकिन, दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरे को झुकी। बिटिया की शादी है, आप दया न करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। उसने दादी से कहा। तो दादी माँ क्या बोल रही है, हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ, छू मत, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेटा बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। यानी पोते ने दादी से क्या कहा, जाने दो दादी, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल चल, चला है समझाने। दादी माँ कहती है अपने पोते से। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रानी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। यानी वही रानी जो दादी से गिरा रही थी, समय मांग रही थी, आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची, तो उसने विवल होकर कहा, पूरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसे तेरी बेटी वैसे मेरी, 10-5 के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा, देवता। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी न तो लाभ क्या। तो यहाँ तक जो पठन कार्य हमने किया, अब इसके आगे का पठन कार्य हम अगली कक्षा में करेंगे। अभी के लिए आपकी कक्षा समाप्त।